ठीक है। तो संधि प्रकरण के बारे में मैं बता रहा था आप लोगों को कि अभी इसमें देखिए परः सन्निकर्षः संहिता, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो शब्द या दो पद जो होते हैं जब पास पास आते हैं, जब मिलते हैं वो, तो उनको मिलाकर एक दूसरा पद बन जाता है। तो वहां पर जहां वो जो दो पद मिलते हैं, जहां वो दो वर्ण मिल रहे हैं, उसको हम संधि कहते हैं। अब ये संधि में जैसे आपने देखा होगा हिमालय, इसमें है हिम प्लस आलय। अब ये जो हिम है इसमें जो मां लिखा हुआ है, इसको हमने बताया था कि मां का मतलब है ये मकार है प्लस अकार है। तो इसलिए आप लोगों को पहले ये बताया गया था शुरुआत में, तो वो आपको जो बताया गया था वो सारी चीजें अब आपको थोड़ा रिवाइज करनी पड़ेंगी, यहां पर काम आएंगी संधि में। तो मां जो लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं मकार प्लस अकार। तो उसके बाद में आलयः में जो आ लिखा हुआ है वो प्लस लयः, तो ये ह्रस्व आ है और एक दीर्घ आ है, तो इनका जो मेल होता है इसको ही हम संधि कहते हैं। तो ये जो आ ह्रस्व वाला है और दीर्घ वाला है, ये जब मिल जाते हैं तो इनसे एक नया वर्ण बन जाता है और वो वर्ण इसमें आगे लगेगा, तो इसको हम संधि कहेंगे। अब देखिए संधियां जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की संधियां कौन कौन सी हैं? पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर संधि जो है वो हम लोग आज पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्वर संधियां हैं। इसमें दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है। इसको यान्ता वान्ता देश संधि भी बोलते हैं। और छठी है पूर्व रूप, सातवीं है पर रूप संधि और इसके बाद प्रकृति भाव संधि है। तो ये 8 संधियां हैं। अब 8 संधियों में हम कितना कवर कर पाएंगे आज हम लोग देखेंगे। उसके अलावा जो संधियां हैं वो व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि हम नहीं कवर करेंगे इस कोर्स में, ये हम अगले कोर्स में देखेंगे। तो हमारे इसमें केवल स्वर संधि आती हैं। स्वर संधियों में ये 8 हम लोग कवर करेंगे। अब देखिए जल्दी से हम लोग चलते हैं। यहां पर जो स्वर संधि है इसमें पहली जो संधि है, अब आपने ये तो समझ में आ गया कि 3 बड़े वर्गीकरण हुए इसके, एक स्वर का है, एक व्यंजन का है और एक विसर्ग का है। हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे हैं और स्वर संधि में जो पहली संधि है उसको दीर्घ संधि बोलते हैं। दीर्घ संधि को सवर्ण दीर्घ संधि भी बोला जाता है और मैं कहूंगा कि आप लोग इसको इसी नाम से याद रखें, सवर्ण दीर्घ संधि, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी सवर्ण होते हैं, सवर्ण का मतलब क्या होता है, एक ही जैसे वर्ण, तो उनकी संधि होती है और उससे दीर्घ उनका स्वरूप बन जाता है। बस ये संधि में इतना ही है। अब इसके अलग अलग हम रूप देख लेंगे। जैसे ह्रस्व आ, उसके साथ में ह्रस्व आ जब मिलेगा तो ये दीर्घ आ बन जाता है। इसी प्रकार से दीर्घ आ और ह्रस्व आ जब मिलेंगे तो वो दीर्घ आ बन जाएंगे। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन आप देखेंगे उसमें चाहे वो ह्रस्व हो और चाहे दीर्घ हो, उन दो का जब कॉम्बिनेशन होगा, जब वो जुड़ते हैं, जब उनकी संधि होती है तो उससे दीर्घ आ बन जाता है। ये उसका एक शॉर्ट में आंसर है। इसी प्रकार से आप ई को देखेंगे, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलके दीर्घ ई बन जाता है। दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिलके दीर्घ ई बन जाता है। इसी प्रकार से ह्रस्व और दीर्घ ई मिलके दीर्घ ई बन जाएंगे। दीर्घ दीर्घ ई मिलके दीर्घ ई बनेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आपकी अ, ई, उ और री इसमें लगेगी। कहीं पर भी होंगे उसका दीर्घ रूप बन जाएगा। यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये सवर्ण है, मतलब आ के ह्रस्व आ और दीर्घ आ इनका ही मिलन हो रहा है, यहाँ पे इनकी ही संधि हो रही है। इसी प्रकार से जब ई है तो उसमें ई या दीर्घ ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई। इसी प्रकार ऊ में ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ, तो उनका ही केवल जोड़ यहां पर हो रहा है। अब इसमें से हम देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिलके दीर्घ आ बन जाता है। अब इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण में देखिए राम प्लस अयनम। अब देखिए राम में जो मां है उसको हम क्या करेंगे,
आप लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, जल्दी जल्दी से समझ में आ जाएगा। अभी पहले बताया था कि जो माँ है उसको क्या करना है, मकार प्लस अ। हाँ, मकार प्लस आकार में उसको विभक्त करना है। तो राम में राम हो जाएगा, रामा की जगह राम हो जाएगा और आ उससे निकल कर आएगा, और ये जो अयनम का जो आ है ये इसमें जुड़ेगा, तो इससे क्या बनेगा, दीर्घ आ हो जाएगा। रामाय हाँ, तो ये बन जाएगा रामायणम। ठीक है। दूसरा, प्रणव कैसे आ गया ना की जगह? हाँ, ये एक और आगे पढ़ेंगे, ये सब आपको आएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे ना की जगह णा हो जाएगा। ये शॉर्ट में ऐसे समझ लीजिए कि अगर कहीं पर भी रा आ रहा है उसके अंदर, तो वो ना का णा हो जाता है। ठीक है, उसका रूल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी ऐसे ही देख लीजिए उसको। अब देखिए लिखा है, दूसरा लिखा है शब्द प्लस अर्थो। इसमें क्या होगा, सब लोग बोलते जाएं। मकार प्लस आकार और शब्दार्थो। शब्दार्थो। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करते रहें, सब लोग अनम्यूट कर लें और जल्दी जल्दी बताते जाएं, तो हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे। सर इसका मतलब क्या होता है? शब्द का अर्थ जो है, दो शब्द को जो अर्थ होंगे, अर्थ अभी बाद में देखिएगा, अभी आप लोग केवल ये देखिए, संधि के ऊपर देखिए, अभी अर्थ बाद में आ जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए दूसरा, देखिए नर प्लस अधमः। नराधमः। नराधमः। पुरुष प्लस अर्थः। पुरुषार्थः। पुरुषार्थ। कृष्ण प्लस अर्जुनो। कृष्णार्जुनौ। कृष्णार्जुनो। बाकी लोग भी करते जाएं इसके साथ, तो आप लोग की अभी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस के लिए ही कर रहे हैं, तो साथ में ही प्रैक्टिस भी आपकी जल्दी जल्दी होती जाएगी। अब देखिए दूसरी प्रकार में हमने क्या देखा, अब इसमें आया ह्रस्व आ और दीर्घ आ। ये जब दो आएंगे तो इसके साथ मिलकर आपको दीर्घ आ बन जाएगा। तो उसका कोई भी रूप हो दीर्घ ही बनेगा उसमें, ये ध्यान रखिएगा। उदाहरण में देखिए, राम प्लस आज्ञा। तो यहां पे देखिए कैसे इसको ब्रेक करेंगे, जो माँ है उसको मकार प्लस आकार, तो उससे आकार निकला और आकार, तो ये दोनों मिलकर आकार बन जाएंगे। तो क्या बनेगा इससे, रामाज्ञा। दूसरा देखिए, धर्म प्लस आस्था। धर्मास्था। धर्मास्था। धन प्लस आदेशः। धनादेश। धनादेशः। परम प्लस आचार्यः। आचार्य। परमाचार्यः। सब लोग बोलते जाएं। वर्ष प्लस आगमः। वर्षागमः। वर्षागमः। तो दीर्घ संधि में तीसरा देखिए, ये आप जो आ रहा है इसमें क्या है कि दीर्घ आ है, और ये आपका शुरुआत में आएगा, और दूसरा आएगा ह्रस्व आ। तो अगर ये भी आता है तो उसमें क्या करना है, उसका जो संधि बनेगी उसमें दीर्घ आ हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, वर्षा प्लस अंतः वर्षांतः। रमाग्नि रमास्ति दयार्थी लता। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पर भी आ का कोई भी रूप होगा दूसरे आ से मिलेगा तो वो दीर्घ आ बन जाएगा, चाहे वो ह्रस्व हो और या ह्रस्व हो या दीर्घ हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका सवर्ण दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। आचार्य जी, आ प्लस आ हो गया, अ हलंत होता है ना? नहीं, स्वर में हलंत नहीं होते हैं। अच्छा, वो व्यंजन में होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हम देख रहे हैं दीर्घ आ और दीर्घ आ जब ये मिलेंगे तो दीर्घ आ ही बनेगा। उदाहरण देखिए, सुधा प्लस आकारः।
क्या बनेगा? सुधाकरः सुधाकरः। महा प्लस आशयः, महाशयः महाशयः। दया प्लस आनंदः, दयानन्दः दयानंदः। प्रिया प्लस आदेशः, प्रियादेशः प्रियादेशः। सुरा प्लस आलयः, न्यायालयः सुरालयः। सरल है, सब लोग को ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है? जी जी ठीक है। इसको अब ई के उदाहरण देख लीजिए। इसमें ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ई बनेगा। ठीक है, जैसे गिरी, गिरी में रा में ह्रस्व ई लगा हुआ है, तो इसको अलग करेंगे, ये हो जाएगा गिर प्लस ई फिर नद्रहा। दीर्घ तो जो दो ई हैं वो मिल जाएंगे, तो क्या बनेगा इसका? गिरीन्द्र हाँ, गिरीन्द्रः। कपि प्लस इच्छा, इसमें भी देखिए छोटी ई है, ह्रस्व ई। इच्छा हाँ, अभी प्लस इष्टम, अभीष्टम वितिच्छति इच्छति इतीयम इतीयम। तो देखिए गिरी का हो गया गिरीन्द्रः, कपीक्षा, अभीष्टम, प्रतीक्षति, इतीयम। इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। इसी प्रकार से जब हम देखेंगे ह्रस्व ई और दीर्घ ई, तो उसमें भी यही लगेगा और इसमें दीर्घ ई बन जाएगा। इनके बोलते जाएं। ऋतीश्वरः रतीश्वरः अतीतः अतीतः परीक्षा मुनिः हाँ, तो देखिए उसके आंसर आपके सामने हैं। मुक्तिशः, रतीश्वरः, अतीतः, परीक्षा, मुनिः। अब देखिए जब आप ये देख रहे हैं ना, तो साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो शब्द आप बना रहे हैं, जो एक शब्द बना रहे हैं संधि के बाद, ये आपके सारे शब्द आपके पढ़े हुए हैं, सब देखा हुआ है आपका। जैसे परीक्षा अगर आपसे पूछा जाए तो आप इधर से इधर भी आ सकते हैं, राइट से लेफ्ट में। तो आपको परि प्लस ईक्षा ये लिखना है, और परि प्लस ईक्षा लिखा हुआ है तो उसका आंसर होगा परीक्षा। ऐसे ही अतीतः, अतीतः में अति प्लस ईतः, तो इसमें अति में ह्रस्व ई है और ईतः में दीर्घ ई है। तो यहां से जब आप चल रहे हैं सामने से, जब मुक्ति प्लस ईशः लिखा है मुक्तिशः लिखेंगे आप, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन जब आप इधर से उधर चलेंगे, उल्टा चलेंगे, मुक्तिशः से चलेंगे, तो इसमें ध्यान रखिएगा मुक्ति में छोटी ई लगानी है या बड़ी ई लगानी है, ह्रस्व ई होगा या दीर्घ ई होगा, इसका आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। आचार्य जी, मुनिहा का मतलब क्या होता है? मुनि प्लस ईहा, अभी आप ये बाद में देखिएगा, मीनिंग बाद में देखिए। अभी बहुत सारी हमको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी, थोड़ा सा हम लोग जल्दी इसीलिए चल रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे दीर्घ ई और ह्रस्व ई में दीर्घ ई बनेगा। यहां पर देखिए नदी प्लस ईव, तो नदी योजन ईव क्या बना? नदी लक्ष्मीन्द्र सखीति सखीति महती इच्छा देवीष्ट। हाँ, तो अब देखिए इसमें बनेंगे नदीव, लक्ष्मीन्द्रः, सखीति, महतीक्षा, देवीष्टम। इस प्रकार से बनेंगे ये। अब हम देखेंगे दीर्घ ई और दीर्घ ई में क्या बनेगा। तो नदी प्लस ईशः मदीशः लक्ष्मीश्वरः सखीर्षः
महतीतिः देवीहा ईहा देखिए, तो अब ये बने नदीशः, लक्ष्मीश्वरः, सखीर्ष्या, महतीतिः, देवीहा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दीर्घ संधियों के उदाहरण हैं अभी आपके। अब आप देख लीजिए, ऊ और ऊ मतलब ह्रस्व ऊ और दीर्घ ह्रस्व और ह्रस्व मिलके दीर्घ बनाएंगे। तो इसमें आ जाएगा वटु प्लस ऊपरी, वटु ऊपरी। अब इसमें देखिए ऊ की मात्रा जो लगी है वो दीर्घ ऊ है। तो ये ऊ प्लस ऊ जो ह्रस्व में है ये मिलकर दीर्घ ऊ बन जाएंगे। तो जितने भी उदाहरण है उसमें आपके सामने लिखा हुआ है, दीर्घ बन गया है वो। इसी प्रकार अच्छा, से ये भानु भानु प्लस उदया भानोदया नहीं होगा? नहीं, भानुदय, भानोदय हुआ, भानुदय। यहाँ पे ऊ से उदाहरण बताए गए हैं आपको, तो ऊ उदाहरण देखिए अभी। तो यहां पर देखिए दूसरे वाले में ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ जब ये मिलेंगे तो दीर्घ बन जाएगा। अब इसमें भी देखिए दोनों उदाहरण, लघु प्लस ऊर्जा, लघुर्जा, सिंधु प्लस ऊर्मि, सिंधुमि, सिंधुर्मी साधु प्लस ऊचु, साधुचु, मधु प्लस ऊरुः, मधुरुः, बहु प्लस ऊर्णा, बहुर्णा। आचार्य, ये सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी नहीं होगा क्या? सिंधुर्मी होगा, वो रा उसमें मिस हो गया, मैं लिख दूंगा बाद में। अच्छा, वो टाइप करने में थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है हाँ, एक आध वही। चीजें। तीसरा उदाहरण देखिए, इसमें दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ योजिते ह्रस्व ऊ, ये बनेगा दीर्घ ऊ। सिंधुर्दयः भू प्लस ऊपरी, भूपरी। बोलते जाए इसको सब लोग। उदया हिंदू दूदल्भः कर्कण्डूदकः चमुक्तिः चमुक्तिः चमुक्ति ही, मधुत्सवः वधुत्सव। हाँ, अब देखिए इसमें है दीर्घ और दीर्घ को जोड़ेंगे तो दीर्घ ऊ ही बनेगा। मूर्जः वधुरुः ऊर्ध्वम् तमूर्ध्वम् हिंदूर्जः। हाँ, सब लोग बोलते जाएं, इससे क्या होगा ना, आप लोगों को ये जो शब्द भी हैं ये आपको मीनिंग पता नहीं है अभी आप लोगों को अधिकतर शब्दों के, तो वो धीरे धीरे जब आपके शब्द रजिस्टर हो जाएंगे दिमाग में तो आपको बाद में जब मीनिंग पता चलेगा तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बोलना सीखिए और संधियां सीखिए अभी सिर्फ इस समय। जितने लोग बोलते जाएंगे ना उनकी प्रैक्टिस होती जाएगी, उनको आगे जब ये शब्द आएंगे जो भी बोल रहे हैं तो उनको अच्छा लगेगा कि हाँ ये हम शब्दों को जानते हैं। इनको भी देख लीजिए, र प्लस र पितृ ऋणम, पितृम, पितृम। तो इसमें रा जो है थोड़ा सा देर तक बोलेंगे, पितृम। भर्तॄणम् दातृणम, भर्तृम, भर्तॄणम् भ्रातॄणम् हो गया सबका? ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। अब यहां पर हम देखेंगे गुण संधि के बारे में। तो पहली हमने कौन सी पढ़ी संधि? सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ को सवर्ण दीर्घ क्यों बोला? क्योंकि वो एक ही वर्ण है, उसके ह्रस्व या दीर्घ हो सकता है, उसका कॉम्बिनेशन, उससे जो है जो बनेगा वो दीर्घ बनेगा, इसलिए उसको सवर्ण दीर्घ संधि बोलते हैं। तो वो सबसे सरल है, वो सबसे इजी है आप लोगों के लिए।
गुण संधि देखिए, अब इसके बाद जो गुण संधि आती है इसमें उसका गुण चेंज होता है। तो कैसे गुण चेंज होगा? जैसे आ और ई जब ये मिलते हैं तो ए बन जाते हैं। ठीक है, तो जब इसमें आप देखिए सुर लिखा है, सुर में क्या है, रा को जब आप तोड़ेंगे तो रेफा बनेगा प्लस अकार बनेगा। तो यहां से आपको आ और ई मिलेगा और आ और ई मिलकर ए बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। सुरेंद्र। ठीक है, तो इसका गुण चेंज हो गया। अब यहां पे क्या आपको देखने वाली चीज है कि आ के साथ में, अब देखिए ये सवर्ण नहीं है, ये दो अलग अलग वर्ण हैं। आ और ई ये दो अलग अलग हैं, तो इसलिए आ और ई के साथ जब मिलेगा तो ए बनेगा। एक और एग्जांपल देखिए, आ और दीर्घ ई जब ये मिलेगा तो भी ए बनेगा। गण प्लस ईशा, गणेशः। तो ये आप रूल ध्यान रखिएगा, आ के साथ में ई कोई भी हो वो ए बनाएगा। इसके बाद तीसरा आप देखिए, यहां पर दीर्घ आ है और ई है, ईकार है, तो ये बनाएगा ए। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। और यहां पर अगर ये दीर्घ ई है तो भी आपका ए बनेगा, जैसे महा प्लस ईशा, महेश, महेशः। तो आप इसको देखते जाइए, बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सब में ए बन रहा है। चाहे वो आ हो ह्रस्व, चाहे हो दीर्घ, चाहे ई उसके साथ में ह्रस्व हो या दीर्घ हो, बनेगा ए यहां से। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट में है आ प्लस उ, जब ये मिलेंगे तो ओ बन जाएगा। तो सूर्य प्लस उदय, तो यहाँ पे आ और उ मिलेगा तो हो जाएगा सूर्योदय। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, जब इसमें आ प्लस उ, ये दीर्घ वाला उ है, ये जब बनेगा तो ओ हो जाएगा। जल प्लस उर्मी, जलोर्मी। अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें हम दीर्घ आ लेंगे तो उससे भी हमारा ओ बनेगा। गंगा प्लस उत्कम, गंगोदकम। नेक्स्ट है जिसमें हम दीर्घ आ और दीर्घ ऊ लेंगे तो उससे भी ओ बनेगा। गंगा प्लस ऊर्मय, गंगोरमय। और ये देख लीजिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, र का उदाहरण ले रहे हैं, तो इसमें आ के साथ में जब भी आएगा तो वो अर बन जाएगा। जैसे देव के साथ में ऋषि आया तो क्या बनेगा? देवर्षि, देवर्षि। ठीक है, सब लोगों ने सुना होगा। अभी इसको देख लिए, बहुत अच्छे शब्द हैं ये, जो आप लोगों ने बहुत सुने होंगे। उनकी संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो इस प्रकार से उनके होंगे, देव प्लस ऋषि ही, देवर्षि ही। नेक्स्ट है, इसमें हमने दीर्घ आ और र लिया है तो इससे भी अर बनेगा। महा प्लस ऋषि ही, महर्षि, महर्षि ही। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, इसमें हम ल का उदाहरण ले रहे हैं। अब जहां पे भी देखिए र आया तो उसमें अर बन जाएगा, ल आएगा तो अल बन जाएगा। ठीक है, तव प्लस लकारः क्या बनेगा? हाँ देखिए, इसमें आचार्य जी रू ल में रू लगा है तो र तो रू नहीं लगा, ये ल एक खुद में स्वर है। ठीक है, तो उसको र पढ़ते ना, रूट ऐसे, ये ल कहलाता है। ल ला में तो र का आवाज से ला तो के साथ, होता है। ला के साथ में रा का आवाज आएगा, ल बोलते हैं इसको। तो इसमें तो तवलकार, तो इसमें र नहीं सुनाई दे रहा है। नहीं सुनाई आपको कुछ भी दे, ये ल लिखा हुआ है, तो अगर ये आकार के साथ में ल अगर आएगा तो इसकी संधि होने पे अल बन जाता है।
तो संधि आपको यहाँ पे संधि लगानी है, तो यहाँ पे र नहीं है, यहाँ पे ल है, ला में लगा हुआ है। तो ये ल एक खुद का स्वर है, इसलिए अगर ये ल में लगा होगा तो अल बन जाएगा। इसलिए तव प्लस लकारः, यहाँ पे ल हट के उसकी जगह अल आ जाएगा, इसलिए हो जाएगा तवलकारः। ल भी तो हलंत हो गया है यहाँ, ला कहाँ हलंत हुआ? वो तवलकार। तवलकार नहीं, ऊपर जो अल लिखा है उसमें है, उसमें अल जब हुआ ना तो उसमें अकार आया प्लस लकार आया। तो यहाँ पे जब तब लिखा है, तब को आप जब लिखेंगे तो तब प्लस आ, अकार वाला आ, प्लस अल प्लस ल प्लस कारहा, तो आ और ल मिलके अल हो जाएगा। और ये आ जो है फिर वापस जुड़ेगा वा में, वकार जो आपका पहले तव का जो वकार है उसमें जुड़ेगा तो तव हो जाएगा। और लकार जो है वो जब आगे कारह में जुड़ेगा तो वह आधा ला बन जाएगा। ठीक है जी जी। तो इसलिए ये बनेगा तवलकारः। तो ये जो लकार आपका अल में जो ला आया जो है ये लकार है, ये आधा ला है, इसलिए यहां पे ये तवलकारः हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब यहां पर आकार प्लस ल, ये भी अल बनाएगा, माला प्लस लकारः। तो यहां पर भी अल यहां से निकल के आएगा, तो ये बन जाएगा माललकारः। तो यहाँ जो माला में जो ला लिखा हुआ है वो है लकार धन आकार, तो वो उसका आकार वाला आ देखिए ऊपर ले लिया हमने, और आगे जो लिखा है ल वो ले लिया, दोनों को हटा दिया, उसकी जगह अल लिख दिया। तो इसलिए लकार में जो माला का ला धन आकार था, आ चला गया लेकिन लकार रह गया। तो लकार में जब हम आ जोड़ेंगे अल का तो ये ला बन जाएगा, इसलिए माल हो गया। और जो दूसरा ला बचा यहाँ पे लकार वाला अल में, वो आधा ला इसीलिए नीचे लिखा हुआ है मालल कारः। किंतु आचार्य जी ये ला जो है ल प्लस आ होता है, तो वो आ कहाँ गए? आ चला गया ना अल में। नहीं, रू का तो खुद का अल है ही ना। नहीं नहीं, ल का नहीं है, वो आ जो पहले वाला है, आकार वाला जो आ है उसका है वो। देखिए ये जो आ लिखा हुआ यहाँ पर, ये जो आ है और ये रा है, इन दोनों को हटाएंगे तब आपको ये लिखना है। तो माला में क्या लिखते हैं? माला में लिखेंगे माँ प्लस यहाँ पे लिखेंगे लकार, तो ये हो जाएगा ला हलंत वाला, और प्लस आ। हाँ, तो ल पूरा होगा ना, मतलब नहीं, ला आधा है। ला पूरा हो जाएगा ना, ला पूरा हो जाएगा फिर। हाँ, तो ये देखिए ला आया फिर ये आया। अब इसके आगे क्या लिखेंगे? इसके आगे लिखा है लकार, तो ये लिखा आपने ल प्लस कारः प्लस कारः, ये आपने ऐसे लिखा। अब इसमें क्या होगा? ये दो की संधि होगी, तो इन दो को हटा के क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे लिखेंगे अल। ये जो आ है, ये आ कहाँ जुड़ेगा? इसमें जाके जुड़ेगा। और ये जो ला है, ये ला यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये जो अल का अ जो जुड़ेगा तो वो ला होना चाहिए कि लई होगा? ला हो गया ना। ये देखिए लकार है, लकार का ला हो गया ना। यहाँ पे मालल कारा लिखा है ना, तो माल ये लिखा है ना माला, तो ये ला पूरा हो गया। अभी व्यंजन बन गया। हाँ, ये संधि तो थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली संधि है। नहीं नहीं, सिंपल है। आप इसको आराम से ब्रेक करके करेंगे ना, तो इसीलिए आप लोगों को पहले वर्ण विच्छेद बताए थे ना। वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये सरल हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके आपको लिखना है। माला का आपको लिखना है माँ प्लस लकार प्लस आकार, और जो लकार है, लकार को आप लिखेंगे ल प्लस कारः। उसके बाद में क्या होगा? ये रूल इसमें लगेगा, ये रूल लगेगा। तो इसमें से आ प्लस ल, ये देखिए आ रहा है यहाँ पर इस ब्रैकेट में, इसकी जगह आप लिखेंगे अल। अब देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। तो ये बन गया आपका, देखिए माँ प्लस ये लकार हो गया आपका, प्लस
अब जो ये आ और रा यहाँ पे लिखा हुआ है इस जगह पर, इसकी जगह क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए अल, ये हो गया आ प्लस ला। ये जो ला है ये देखिए हलंत वाला है, अल में हलंत वाला है। और उसके आगे क्या बचा, कारह, ये बचा कारह। अब क्या होगा, ऊपर जैसे तवल कार है, तो भले वो तवाल कार, तो तवाल कार अगर होता तो वो तवल कार ही पड़ा जाएगा ऐसे। तवल कारह, हाँ वो रूल आप लगाएंगे ना ऐसे करके, रूल से चलिए। हाँ का हो जाएगा ऐसे। हाँ, तो ये ला जो है ये बन गया ला, तो ये हो गया माल, माल। और ये चूंकि आधा है ला यहाँ पर, तो ये हो गया मालल, और इसके आगे हो गया कारह। अभी समझ में आ गया? जी जी। कंफ्यूज नहीं होना है, किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रूल अगर आपको याद हो जाएगा तो आपके लिए आसान होगा इसको करना। अभी अगर ऊपर वाले में आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको भी मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। तवल कारा में कंफ्यूजन है, उसको बना के दिखा दे, ये चलेगा? नहीं चलेगा क्योंकि वो एक जैसा ही है। हाँ एक जैसे ही है, उसमें रूल लगाइए बस, केवल उसको पहले विच्छेद करिए, वर्ण विच्छेद करिए। वर्ण विच्छेद आपने कर लिया तो आपके लिए सब कुछ इजी है। इसीलिए वर्ण विच्छेद पहले पढ़ाया था मैंने, क्योंकि वो यहाँ पे सब आपके काम आएंगे संधियों में। आचार्य कंफ्यूजन इसलिए है कि ल खुद में र का प्रोनाउंसिएशन होता है रू ऐसा, तो हमें कभी भी हम बोलते हैं तो डायरेक्ट वो मालल कार नहीं बोलेंगे, मालल कार ऐसे, मतलब रू का भी प्रोनाउंस हो जाता है, इसलिए यहाँ कंफ्यूजन है। हाँ, तो अभी आपने संस्कृत में देखा ना, संस्कृत में ये एक स्वर है, ये ला में जो रा लगा हुआ है ये अलग अलग नहीं है, ये एक स्वर है। तो स्वर, अगर आपको स्वर नहीं पता है कि कितने स्वर होते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। वो हिंदी और गुजराती के हिसाब से नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसमें स्वर आपको हाँ, ये तो हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी ये सबको समझ में आ गए, आ और ई मिलकर ए बनेगा, आ और ऊ मिलकर ओ बनेगा, आ और र मिलकर अर बनेगा, आ और र मिलकर अल बनेगा। ये गुण संधि है। तो गुण संधि में जो भी व्यंजन हैं जब वो मिलते हैं आपस में, जो सवर्ण नहीं है, जो सवर्ण नहीं है, तो उनसे कोई दूसरा वर्ण बन जाता है। तो आ ई से ए बनेगा, आ ऊ से ओ बनेगा, आ र से अर बनेगा, आ ल से अल बनेगा। अब इसको देखिए आप लोग, ध्वनि वाला मैंने आपको बताया था ना, एक सेशन हुआ था आपका कि कैसे उसमें बोलते हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं, कहाँ से ध्वनि आती है, आ ई का खा गा गा, ये सब कहाँ से ध्वनियां आती हैं। उसमें मैंने आपको ये बताया होगा कि जब आ और ई, दंतव्य। हाँ, तो अभी देखिए आ और ई को आप लोग बोल के देखिए, बोलिए आ ई, सब लोग बोलें, सब लोग देखिए, उसको आपको अपने आप ही समझ में आएगा गुण संधि। अब आ ई को जो बीच में थोड़ा गैप दे रहे हैं, वो गैप मत दीजिए, जल्दी से बोलिए, अलग अलग नहीं बोलना है, एक साथ बोलिए, अलग अलग। आ ई नहीं बोलिए, आई, आ के बाद में ऊ बोलिए। जितना आप बोलते जाएंगे ना, आप देखिए ए के उतने करीब पहुंचते जाएंगे। आ के साथ में ई बोलेंगे तो आई, और आ के साथ में ऊ बोलेंगे तो औ ओ निकलेगा, आपके मुंह से ही आवाज निकलेगी। तो ये जब जो दो स्वर हैं जब ये आपस में पास आते हैं ना, तो उससे ये एक नया बन जाता है। तो इसलिए इसमें गुण संधि लगती है। ये आपके ध्वनि के ऊपर ही आधारित है, ध्वनि सिद्धांत है ये, उसके ऊपर ही है। तो आपको अगर कभी कंफ्यूजन भी हो तो आप इसको बोल के देख लीजिएगा। आई, तो आपको देखिए, आई हम लोग जब बोलते हैं तो आई में हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं ना, ये आप ऐसे करके लिखते हैं। ओ लिखते हैं तो देखिए कैसे लिखते हैं, ओ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली जो इसको हम इसको आई पढ़ते हैं,
और इसका जो ह्रस्व रूप होता है वो ये होता है। औ को हम लोग ओ बोलते हैं, औ औ ऐसे छोटे छोटे उसको और करते जाएंगे ना, उसका गैप खत्म करते जाएंगे तो बाद में आपको ओ ही मिलेगा। तो ये गुण संधि कहलाता है। गुण संधि जो है ये स्वरों के मेल के ऊपर आधारित होता है, और जितना उनका बीच का गैप खत्म होता जाता है उससे एक नया स्वर बन जाता है। तो ये उसकी उत्पत्ति है। चलिए अब देखते हैं, तीसरा देखते हैं, ये है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है? वृद्धि संधि में जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसके जो रूप है वो परिवर्तित हो रहा है। जैसे आ और ए, जब ये मिलेंगे तो हो जाएगा आई। आ और ए जब मिलेंगे, अभी देखिए यहां पे जो ए था हमने अभी पिछले गुण संधि में बनाया था, ठीक है ना। सवर्ण दीर्घ संधि में हमने क्या किया था? सवर्ण वाले देखे थे, एक ही वर्ण के अक्षरों को हमने मिलाया था तो उससे हमारा दीर्घ बना था, सवर्ण दीर्घ बना था। जब गुण संधि हमने देखी तो उसमें क्या किया? आ और ई मिलाया तो ए बना। अब हम वृद्धि संधि में उसी ए को ले रहे हैं आ के साथ में, तो अगर आ के साथ में ए आएगा तो आई बन जाएगा। यहां पर जैसे लिखा है तब प्लस एव, क्या बनेगा? तवैव। तवैव। दूसरा देखिए, आ के साथ में आई लेंगे तो भी हमारा आई बनेगा। जैसे मत प्लस एक्यम, मतैक्यम। हाँ, अब देखिए यहां पर अगर हम दीर्घ आ लेंगे और फिर उसके साथ में ए लेंगे तो भी हमारा आई बनेगा। तो यहाँ सारे में देखिए आई बनता जा रहा है। तथा प्लस ए, तथैव। ऐसे ही दीर्घ आ के साथ में आई लेंगे तो आई बनेगा। तथा प्लस एक्यम, तथैक्यम। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। इस उदाहरण में हम देखेंगे आ और ओ। अभी हमने ओ बनाना सीखा था, किसमें सीखा था, किस संधि में? ओ बनाना सीखा था गुण संधि में। आ और ऊ मिलकर ओ बना था, ठीक है। इसलिए देखिए मैं आप लोगों को सब रिवाइज कराता जा रहा हूँ साथ में कि आप लोग भूले नहीं। इस सेशन के बाद में आपको कम से कम ये 3 संधियां याद रहेंगी आपको, ठीक है। हाँ, तो अब सवर्ण और गुण संधि मिलकर आपकी वृद्धि संधि बन रही है, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो आ और ओ मिलकर औ बनेगा। तो जन प्लस ओधः, जनौघः। ऐसे ही आ प्लस ओ जब मिलेगा दीर्घ आ और ओ तो ओ आउ बन जाएगा। ममा, ममा कर लीजिएगा, इसको दीर्घ कर लीजिएगा। और सह, मम और सह। यहाँ पे दीर्घ माँ है, वो ध्यान रखिएगा। आ ह्रस्व है और औ। अब देखिए हमने औ बनाना सीखा, अब उसी औ को लेकर हम साथ में चल रहे हैं। ह्रस्व आ और औ मिलकर औ ही बनाएंगे। तो यहाँ जैसे महा प्लस औषधम है, महौषधम हो जाएगा। इसी प्रकार से महा प्लस औदार्यम, औदार्यम है तो महोदार्यम हो जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ भी हो, आ का ह्रस्व हो या दीर्घ हो। अब देखिए वृद्धि संधि में ध्यान रखिएगा, हमने आ लिया है और आ के साथ में गुण संधि में जो हमने लिए थे, जो बनाए थे, उनके रूप लिए ए और आई, ओ और औ, ये हमने वहां से लिए, ठीक है। तो ये वृद्धि संधि है, तो उनकी ही वृद्धि हो रही है यहाँ पर। तो वहां पे ए बनाना सीखा था, यहाँ आई हो गया वृद्धि संधि में, उनकी वृद्धि हुई, गुण संधि वालों की वृद्धि हुई। यहाँ ओ लिया था तो औ बन गया, ठीक है। ये तीनों याद रहेंगे आप लोगों को? कोई दिक्कत हो तो अभी बता दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप संधियों में आगे बढ़ते जाएंगे कंफ्यूजन होता जाएगा। तो इसलिए ये 3 संधियां तो बहुत सिंपल हैं, आपको सिंपल तरीके से बताई हैं, जिससे कि आपको याद रहेंगी सारी। इसी ऑर्डर में याद रखिए। पहला सवर्ण दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथे की तरफ। यह है यण संधि
अब इसके नाम से ही यहाँ पे देखिए या उसमें आ रहा है, तो हम इसको ही ध्यान में रखेंगे। यण संधि में या आ रहा है तो यहाँ पर या बनता है। तो अब हमने देखिए पहले वाले में हमने सवर्ण तो आपको क्लियर हो गया होगा, एक ही वर्ण है, उसका ह्रस्व और दीर्घ रूप से उसका दीर्घ बनता है। गुण संधि में हमने उसके गुण चेंज किए, आकार के साथ में हमने ई उ र ल इन सबको लगाया तो आकार के साथ में बना। अभी यहां पर हम जो यण संधि देख रहे हैं इसमें आकार नहीं है, इसमें हम ई के साथ में ले रहे हैं। ई के साथ में कोई भी अन्य स्वर आएगा, अन्य स्वर का मतलब है आ ई उ र ल, इनमें से आ निकाल दीजिए तो आ के अन्य स्वर हो गए। अब यहां पर हमने ई लिखा हुआ है, पहले ई के अलावा जो स्वर आएंगे, स्वर में पांचों स्वर में से जो भी स्वर आएगा तो हो गया आ, उसके बाद हो गया उ र ल, उनमें से कोई भी अगर आएगा ई को छोड़कर तो ई जो है वो या बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ किसी को कि नहीं अभी डाउट है? फिर एक बार साथ रिपीट करके देना। अच्छा देखिए इसको ऐसे करिए, चलिए इसको और सरल बना देते हैं। ई के साथ में आ लगाइए, ठीक है, ई के साथ में आ लगाइए तो उससे या बन जाएगा। अब आप इसको बोलकर देखिए, जैसे अभी आपने आ और ई को बोला था, ऐसे ई और आ को बोलिए, ई आ, और उसके बाद में उसके गैप को खत्म करते जाइए, एक साथ बोलिए। या निकल रहा है ना, या जी, या निकलेगा। आप देखिए यही है यण संधि, तो ये यही यण संधि है। ई के साथ में आ याद रखिए, और यण संधि ये कहती है कि आ ही नहीं, आ के अलावा और भी जो स्वर हैं अगर वो भी आते हैं तो या ही बनेगा। ठीक है, अभी सिंपल हो गया। हाँ बिल्कुल जी मोहन। तो देखिए बोल बोल के करिएगा इसको, तो ये ध्वनि प्रकरण से आप अगर करेंगे ना तो ये आपको बाकी लोग नहीं पढ़ाते इस प्रकार से, आप लोग रटवाते हैं, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। यहाँ रटवाने का काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है। आप कभी भी भूल जाएं, अपने बेसिक्स को याद करें कि हमने कैसे यण संधि सीखी थी, कैसे हमने गुण संधि सीखी थी, तो वो आप बोलेंगे तो आपको हमेशा याद आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए यदि प्लस अपि, यदि योजन अपि, तो यहां पे दा में ई की मात्रा लगी है तो ई आज से बाहर निकलेगा और आगे आ लिखा हुआ है, तो ई और आ मिलकर या बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? यद्यपि। यद्यपि, दा जो है वो दकार हो गया, आधा हो गया। ठीक है, आगे उसके या आया, यकार है वो, तो ये दोनों मिलकर यद्यपि बन जाएगा। अभी आपसे कोई पूछे यद्यपि की संधि विच्छेद करिए तो आपको क्या लिखना है? यदि प्लस अपि। समझिए। ठीक है, तो उसमें जो या है, हाँ, यद्यपि का दा के साथ में या लगा हुआ है, उसको ऐसे ध्या लिखते हैं, यद्यपि, वो दा और या है, द्या। तो वो या को आप जब ब्रेक करेंगे तो ई और आ बनेगा, ई चला जाएगा यद के साथ में और आ चला जाएगा पी के साथ में, तो हो जाएगा यदि प्लस अपि। तो यदि प्लस अपि का यद्यपि। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे और थोड़ा सा आपको आसान होगा। यहां पर दीर्घ ई लिया हुआ है, उसके साथ में कोई भी अन्य स्वर आएगा तो भी यकार बनेगा। जैसे देवी प्लस उवाच, क्या बनेगा? देव्युवाच। हाँ, तो देखिए ई और ऊ जो है वो मिलके या बन जाएगा और ऊ वैसा ही रहेगा। ठीक है, ऊ वैसा ही रहेगा, ऊ लगेगा उसमें, या में ऊ लगेगा, तो बन जाएगा ये देव्युवाच। समझिए, ठीक है, वह आधा। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ई के साथ में कोई अन्य स्वर जो लिखा हुआ है तो ई केवल कन्वर्ट हो रहा है, यहां से ई जो है वो कन्वर्ट हो रहा है या में, अन्य स्वर वैसा ही है, अन्य स्वर जो है वैसा ही है। इसलिए यहां पर क्या हुआ? दे, ऐसे हुआ दे, फिर आपने लिखा वा, देव, फिर इसमें आपने लिखा ईकार, ईकार, फिर उसके आगे आपने लिखा ऊ,
ओ हाँ हाँ हाँ, और फिर आपने लिखा वाच। वाच है हाँ। अब देखिए ये ई और ऊ, इसमें से क्या हो रहा है, जब ई के साथ में कोई अन्य स्वर आ रहा है तो ई का क्या बन जाएगा, या। या ये तो ये या बना, बना। ये या कौन सा बना, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये या नहीं है, ये क्या है, यकार। यकार है। तो ये या ऐसा वाला या है। अब ये जो या है इसके साथ में मिलेगा, ऊ के साथ मिलेगा। अच्छा, तो अब देखिए ये आपने लिखा दे, अब ये वकार है तो ये आधा वाह हो गया। अब इसके बाद में ये या है तो ये या के साथ में ऊ मिल जाएगा, तो ये होगा देव्यू, हाँ। और ये हो गया आगे का वाच। अभी समझ में आ गया सबको? ये शब्द, सर ये शब्द देखा तो आज समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। अभी समझ में आ रहा है? अभी भी क्लियर नहीं है? हाँ हाँ सर समझ आ रहा है, देखिए। हाँ, तो ऐसे देखिए, ये जो आपको वर्ण विच्छेद बताए थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी इसीलिए आप लोगों को कहा था कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ये बहुत बेसिक्स जो हैं आपके बहुत काम आएंगे। और अगर वो जिसने भी सही ढंग से किया होगा वो यहाँ पे ये सब कर सकता है आसानी से, क्योंकि ये उसी पर आधारित है। अगर उसने किसी ने वो नहीं किया है तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। तो ये आपके जो पैटर्न लिखे हुए हैं या जो रूल लिख रहा हूं मैं, ये रूल को बड़े ध्यान से देख लीजिए, और ये रूल एज इज फॉलो होंगे, कोई भी इसमें चेंज नहीं है, कहीं आपको कुछ पढ़ना नहीं है ज्यादा, सिर्फ उसको फॉलो करना है। चलिए एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, जड़ संधि पे फिर हम खत्म करेंगे। अब देखिए ऊ के साथ में अन्य स्वर जब आता है तो यहाँ पे वाह हो जाता है। जैसे ऊ के साथ में आप आ ही लीजिए, अब ऊ के साथ में आ बोल कर देखिए, हुआ 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 है। ऊ के साथ में आ बोलेंगे तो बहुत जल्दी बोलेंगे, दोनों को अलग अलग नहीं, एक साथ बोलना है। हुआ ऐसे बोलेंगे तो आपको वाह की ध्वनि निकलती सुनाई पड़ेगी। हुआ 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 हाँ बना हाँ। तो यहाँ पर ऊ के साथ में ऊ के अलावा कोई भी अन्य स्वर, मतलब आ ई र उसमें कोई भी आएगा तो वो ऊ जो है वो वाह में कन्वर्ट हो जाएगा और अन्य स्वर वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण है अनु प्लस अयह। यहाँ पर अन के साथ में ऊ लगा हुआ है और ऊ के साथ में आगे अयह का आ आया है जो कि सवर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ पे यण संधि लगेगी। ऊ के साथ में आ आया है इसलिए ये वा बन जाएगा। तो क्या बनेगा ये? अन्वयः। अन्वयः। वेरी गुड। अन्वयः। अभी अर्थ देखिए सबके पता है, आप लोगों ने बहुत सारे वर्ड पढ़े होंगे, लेकिन आज देखिए उसको आश्चर्य होगा कि आप किस प्रकार से बने हैं छोटे छोटे शब्दों से मिलकर। तो वो पद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्वयः जैसे आपने देखा, अभी इस प्रकार से ह्रस्व ऊ और उसके साथ में कोई अन्य स्वर, तो उसमें भी वही है, वकार बन जाएगा। वधू प्लस आदेशः क्या बनेगा? उद्वाशयः। वध्वादेश। वध्वादेशः। देश। वध्वादेशः। वध्वादेश। हाँ। नेक्स्ट देखिए र के साथ में अन्य आएगा तो रा ही बन जाएगा, वो रका रेफा वाला रा बन जाएगा और उसका अन्य स्वर वैसे ही रहेगा। जैसे मात्र प्लस अंशः, तो इसमें क्या बनेगा? मातरंश। मात्रंशः। मात्रंशः। ये त्र कैसे बना? त्र है ना, तो ता में र लगा हुआ है। हाँ तो ता में रकार लगा हुआ है। मात्र को तोड़े तो ये रकार। हाँ अब देखिए इसमें क्या, यहाँ पे देखिए क्या बना, सॉरी इसको मैं थोड़ा माँ प्लस तकार, ये तकार है, प्लस रकार, ये रकार है,
उसके आगे देखिए क्या आया, उसके आगे आया आ, हाँ ठीक है, और उसके बाद में अंशः करके ऐसे लिखा हुआ ना, हाँ तो ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे देखिए तकार के बाद में ये और ये दोनों मिल गए, ये क्या बना दिया इसने, रा बना दिया, रेफा। रेफा वाला रा हो गया ये, तो ये रेफा वाला रा हो गया, ठीक है। इसीलिए इसको रेफा बोलते हैं और इसको रकार बोलते हैं, रकार, ये रकार कहलाता है, ये रेफा कहलाता है, यही अंतर होता है। तो यहां पर देखिए क्या बना, अब ये ता और रा जब इस प्रकार से आते हैं, ता के बाद में, तकार के बाद में जब रकार आता है, ये आता है, तो हमारा त्र बन जाता है, ये वाला त्र बन जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बाकी का उसी में जोड़ दीजिए, तो मात्र अंशः ऐसे बन गया। समझ गए सर, धन्यवाद। हाँ, तो इनको थोड़ा सा ये एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने पता नहीं इसको पता है कि नहीं, अगर ये जो रा है पहले आता तो क्या होता, अभी तो बाद में आया इसलिए त्र बन गया, ठीक है। अगर ये पहले आता तो पता है क्या होता, ये जो ता है इसके ऊपर ये रा आ जाता, ठीक है। ओके। तो उसको ध्यान रखिएगा कि ये रा कहाँ पर आ रहा है। देखिए रा है, ये रेफा है, रेफा है, और ये तकार है। अगर ये पहले रा आता है तो ये ऊपर चला जाता है, बाद में आता है तो नीचे आ जाता है, ये इसका डिफरेंस होता है। तो समझ, इनको भी ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कभी। छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जाम टाइम में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए अभी बता देता हूँ। और एक उदाहरण इसका भी देख लीजिए, र के साथ में कोई अन्य स्वर आएगा तो ला बन जाएगा, ये लकार है, और उसके साथ में अन्य स्वर आएगा। अब लकार में जैसे ल प्लस आकृति, तो क्या बनेगा, लाकृति ही बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारी यण संधि है, सरल है, यण संधि कोई कठिन नहीं है। पहले आप देखिए ई के साथ में कोई अन्य स्वर, आप अन्य स्वर में आ रखिए, और उसके अलावा कोई भी ई के अलावा कोई भी स्वर हो, आप अपने याद करने के लिए ई और आ से याद रखिए, ई आ, या बन जाता है उसका। ऊ के साथ में आ लगाइए, वा, तो वाह बन जाएगा आपका। र के साथ में अन्य स्वर आएगा, आ लगा लीजिए, तो वो भी र बन जाएगा। ये रकार से रेफा वाला रा बन जाएगा, र से ला बन जाएगा, उसका जो र है पार्ट वो हट जाता है, ठीक है। जी सर, सब लोगों को क्लियर हो गया इतना? हाँ जी, क्लियर हो गया। ये वाला थोड़ा विच्छेद करके समझाइए ना। कौन सा? आखिरी वाला, लाकृति का, ठीक है। देखिए लाकृति में क्या है, र लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे र तो डायरेक्ट ही लिखा हुआ है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो र लिखा हुआ है, इसके बाद में आ प्लस कृति ही, तो ये जो आ है ये आपका र से जुड़ रहा है, और ये बोल रहा है कि र प्लस अन्य स्वर, तो ये र के अलावा अन्य स्वर आ है। जब ये होते हैं तो इसकी जगह खाली ला हो जाता है, तो ये लकार बन जाएगा, लकार प्लस आकृति ही। आकृति ही का जो आ है अब इसमें जुड़ेगा, ला में जुड़ेगा ये, तो ये हो जाएगा लाकृति ही। अभी क्लियर नहीं हुआ? जी अभी भी क्लियर नहीं हुआ? देखती है, अगर नहीं हुआ तो मैं फिर से लिख देता हूं। देखिए नहीं समझ आया। र प्लस, ऐसे आप लोगों को ऐसे लिख के इसको करना पड़ेगा, तब आप लोगों को ये सब चीजें याद हो जाएंगी। ल प्लस कृति ही। अब इसमें क्या होगा, ये जब दो मिल जाएंगे तो इससे बनेगा लकार। ये जो है ये केवल कन्वर्ट हो रहा है, अन्य स्वर वैसे ही रहेगा, तो अन्य स्वर में आ जाएगा आपका आ प्लस ये जो लिखा है कृति ही। अब ये दो जब मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा ला,
और आगे हो जाएगा कृति ही, ला कृति ही, ये उसका आंसर हो जाएगा। ऐसे करके इसको बना लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने आपको 4 संधियों के बारे में बताया। बाकी की संधियां हम लोग अगले सेशन में देखेंगे, और अगले सेशन में ये संधियां आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, स्वर संधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इनका थोड़ा सा आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन कर लेंगे तो आप लोगों को अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे की जो संधियां हैं वो आपको फिर कंफ्यूज करेंगी अदरवाइज, अगर ये याद नहीं हुई, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं चारों संधियां। सवर्ण दीर्घ गुण संधि, उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी तीसरी, वृद्धि संधि। क्या पढ़ी थी? वृद्धि संधि। और उसके बाद यण संधि। और ये चारों एक दूसरे से लगी हुई हैं। सवर्ण दीर्घ में आपने देखा कि सवर्ण है और उसका दीर्घ बन रहा है, तो वो आपने देखा। उसके बाद में आपने देखा गुण संधि। गुण संधि में आपने देखा कि आ और ई मिलके ए बनाते हैं, तो उनका गुण चेंज हो जाता है। आ के अलावा कोई अन्य स्वर उसमें लग रहा है, आ के साथ में ई लग रहा है, आ के साथ में ऊ लग रहा है तो ओ बन रहा है, ऐसे आपने देखा। फिर उसके बाद में आई हमारी वृद्धि संधि। तो ये जो इससे जो प्रोडक्ट निकला हमारा गुण संधि से, उसी को ही दीर्घ कर रहे हैं। तो ए निकला तो उसमें आ लगाया आपने तो आई हो गया, ओ से औ हो गया, ऐसे ही र लगाया तो उसमें अर हो गया, ल लगाया तो अल हो गया। इसी प्रकार से जब हमने वृद्धि संधि ली तो वृद्धि संधि में इसी को हमने आगे वृद्धि संधि में हो गया। यण संधि में जब हम आए तो यहाँ के जो प्रोडक्ट निकाले उसमें हमने आ लगाया था, अकार के साथ में सारे योजन किया था। यहाँ पे अकार नहीं है यण संधि में, यहाँ पे हम ई ले रहे हैं या ऊ ले रहे हैं। यहाँ से देखिए इसमें ये डिफरेंस है, इसमें आ से शुरुआत नहीं हो रही है। तो मतलब ये कि जो पहले वाला पद है उसका जो अंतिम वर्ण आ रहा है वो अकार नहीं है, वो या तो ई है, ऊ है, र है, ल है, आ नहीं है। तो अकार वाले पहले, इसके पहले हमने पढ़े। अब यहां से ई, ऊ, र, ल इसके हमने पढ़े। तो इनके साथ में जब आएंगे तो ई के साथ में या बनाएगा, ऊ के साथ में वा बनाएगा, र के साथ में रा बनाएगा, ल के साथ में ला बनाएगा। ये उसका समरी है जो अभी तक हमने पढ़ी। तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और हम लोग अगले सेशन में जब मिलेंगे तो आप बाकी की जो 4 संधियां हैं उनको हम देखेंगे, और इस पे आपका संधि का प्रकरण पूरा हो जाएगा। ये संधियां जो भी परिचय का एग्जाम देने जा रहे हैं अगस्त में, उनके लिए बहुत काम आएंगी। तो इसलिए परिचय वाले तो खास तौर से इसको अच्छे ढंग से पढ़ें, रिवाइज करें, और जो प्रवेशा में हैं उनके लिए भी ये अच्छा है, क्योंकि हम इनको यूज करके आगे जो अब पढ़ेंगे, इसके बाद में जो पढ़ेंगे तो वाक्य बनाएंगे, या हम लोग सुभाषितानी पढ़ेंगे या कुछ श्लोकास पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसे बना है, और इसको हमको ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा। जैसे यद्यपि में यदि और अपि है, तो देव्युवाच में देवी प्लस उवाच है। तो जब आप इसको ब्रेक करना सीख जाएंगे, उल्टा चलेंगे यहाँ से, तो आपको उसके मीनिंग क्लियर हो जाएंगे। जैसे देव्युवाच, इसमें क्या मतलब हुआ? देवी प्लस उवाच। उवाच का मतलब होता है कहा या उन्होंने बोला, तो देवी ने बोला, उसको देव्युवाच करके लिखा होगा। अब कहीं देव्युवाच लिखा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपने कहीं पढ़ा ही नहीं वर्ड। तो ये जो है संधि लगी हुई है। जब आप संधि से उसको अलग करेंगे तो आपको, जब विच्छेद करेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा देवी उवाच है तो इसका मतलब हो गया देवी ने कहा। ठीक है, ऐसे जब आप गीता श्लोक पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको आता है संजय उवाच, राइट, ऐसे करके आपको उसमें आता है। तो उसमें संजय उवाच का मतलब क्या हुआ? संजय ने कहा। तो ऐसे बहुत काम आएंगे ये संधियां, आपकी बहुत काम आएंगी। इसलिए सब लोग बड़े ध्यान से रिवाइज करिएगा। आप जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, आप अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, वरना आप जल्दी जल्दी सीख जाएंगे बोलना भी, और कम से कम पढ़ना और समझना तो सीख ही जाएंगे, आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए सेशन यहीं पर एंड करते हैं, फिर अगले मंगलवार को सेम टाइम पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। सर प्रवेश में कौन से पेज का एक्सरसाइज है इसकी? प्रवेशा में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा परिचय के, ये परिचय का कंटेंट है। जी। प्रवेशा के लिए आपको
मदद करेगा। जब आप ये सब जान जाएंगे तो प्रवेशा में जो दिया हुआ है ना, श्लोक दिए हैं, सुभाषितानि दिए हैं और ये सब उसमें दिया हुआ है, उसको जब आप देखेंगे तो ये संधियां लगी हुई हैं सब में। क्योंकि संधियां पढ़ाई नहीं गई हैं तो लोगों को लगता है, जैसे ये मात्रंशः लिखा हुआ है, लाकृति लिखा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा ये लाकृति का मतलब क्या है। एक्चुअल में ये दो शब्द मिलकर बने हुए हैं। वध्वा देशा है, देखिए बड़ा अजीब सा लग रहा है, वध्वा देशा क्या मतलब हो सकता है इसका, समझ में नहीं आता। लेकिन अब उसको अगर संधि विच्छेद कर देंगे तो आप देखिए कितना सरल हो गया, वधु प्लस आदेश, सिंपल हो। हाँ, तो आपको लिए बहुत सिंपल हो जाता है। तो आप संधियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में तो चूंकि देखिए प्रवेशा का कोर्स थोड़ा सा ज्यादा है तो इसलिए उसमें संधियां नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन है उसमें, इसलिए संधियां नहीं पढ़ाई जाती। संधियां आपकी आती है परिचय के केस में, और उसमें भी सारी संधि नहीं है, उसमें भी सिर्फ स्वर संधि पढ़ाई जाती है। फिर जब आगे आप जाएंगे, अगले में जाएंगे, तो शिक्षा में आपको बाकी की संधियां पढ़ाई जाएंगी, व्यंजन संधि पढ़ाई जाएगी, विसर्ग संधि पढ़ाई जाएगी, तो संधियां वहां पे कंप्लीट होती हैं। तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप लोगों को सबको पता होगा ना तो आप लोगों के बहुत काम की आएगी। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया, अगर समझ में सबको कॉन्सेप्ट आ गया है तो रिवाइज करने में भी आपको आसानी होगी। कॉन्सेप्ट को कहीं लिख लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बोला है उसको अगर लिख लेंगे, छोटे छोटे आपको टिप्स दिए मैंने, तो वो आप लोगों के बहुत काम आएंगे। ठीक है, कोई और क्वेरी है किसी की? कोई और कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, तो हम सेशन को फिर यहीं पर अंत करते हैं और अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामा। धन्यवाद। पुनः